नमस्कार दोस्तों। हम सुन रहे हैं सत्यजीत राय द्वारा लिखा गया जासूसी उपन्यास सोने का किला। इसमें हमारे जासूस फेलुदा के पास एक पिता अपने पुत्र की समस्या लेकर आता है। उनका पुत्र जो कि 8 साल का है, उसका कहना है कि वह राजस्थान का रहने वाला है और उसके घर के पास एक सोने का किला है और उसे एक गड़े हुए खजाने का पता है। अब एक 8 साल के बच्चे से ये सब बातें सुनने से उसके माता पिता बहुत ही चिंतित हैं और उन्हें लगता है कि उनका बेटा अपने पिछले जन्म को याद कर रहा है। उस पिता के पास एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हाजरा आते हैं और कहते हैं कि वे उसके बेटे पर शोध करना चाहते हैं। वे उसे लेकर के राजस्थान जाना चाहते हैं और इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं कि क्या वह बच्चा सच बोल रहा है। उसके पिता डॉक्टर हाजरा की बात मान लेते हैं और उस 8 साल के बच्चे को डॉक्टर हाजरा के साथ ट्रेन में राजस्थान की ओर रवाना कर देते हैं। पर इसी बीच उनके मोहल्ले में कुछ वारदात हो जाती है और उसके पिता अपने पुत्र को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। वो फेलुदा के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या वो उसके बेटे का पता लेने के लिए राजस्थान जाएंगे। और फेलुदा उनकी बात मान लेते हैं और राजस्थान की ओर रवाना हो जाते हैं। राजस्थान पहुंचकर वह डॉक्टर हाजरा और उस 8 साल के लड़के मुकुल से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। उस सर्किट हाउस में ठहरे हुए एक और ग्लोब ट्रॉटर मंदार बोस भी उनसे आकर जान पहचान करते हैं। लेकिन अगले ही दिन डॉक्टर हाजरा मुकुल को लेकर के गायब हो जाते हैं और उनके नाम पर चिट्ठी लिख देते हैं। फेलुदा की इस यात्रा के दौरान एक संदिग्ध आदमी फेलुदा को बार बार दिखाई देता है। उन्हें वो ट्रेन के डिब्बे में दिखा था, उन्हें वो सर्किट हाउस के आसपास दिखा था और उन्हें वह किले के आसपास भी दिखा था। लेकिन सोने का किला अभी तक नहीं मिला है। तभी फेलुदा एक दिन बाजार में घूम रहे होते हैं और उन्हें पत्थर के बने हुए कुछ बर्तन दिखाई देते हैं। वो उस बर्तन को हाथ में उठाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये सोने का किला कहाँ पर है और डॉक्टर हाजरा मुकुल को लेकर के किस तरफ गए हैं। फेलुदा टैक्सी लेकर के उस तरफ रवाना होते हैं। उनकी टैक्सी पर हमला होता है और बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार वे सोने के किले के शहर पहुंच जाते हैं। तो आइए कहानी को आगे सुनते हैं। जैसलमेर स्टेशन पर उतरकर पहला काम ये किया कि एक खाने की दुकान पर जाकर चाय पी और एक नई तरह की मिठाई खाकर भूख मिटाई। फेलुदा ने कहा कि मिठाई की ज़रूरत है, इसमें ग्लूकोज रहता है और आगे भी बहुत मेहनत करनी है। ग्लूकोज एनर्जी देता है। कोई 15 मिनट चलने पर एक मंजिले मकान के सामने लकड़ी की एक तख्ती पर लिखा देखकर मालूम हुआ कि यही डाक बंगला है। वे काली एम्बेसडर भी डाक बंगले के सामने ही खड़ी है। शायद हम लोगों को देखकर ही एक खाकी शर्ट, छोटी धोती पहने और पगड़ी लपेटे एक बूढ़ा आदमी आउट हाउस से निकलकर हमारी तरफ बढ़ाया। फेलुदा ने उससे हिंदी में पूछा कि क्या वे चौकीदार हैं? उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा हाँ। उसकी आंखों से ये मालूम हुआ कि हमारा वहां यूं आना उसे काफी अप्रत्याशित लगा और इसे वे कुछ संदेह की नजर से देख रहा है, क्योंकि बिना पूर्व इजाजत के डाक बंगले में नहीं ठहर सकते, ये मैं जानता हूं। यू वॉन्ट टू गो टू द फोर्ट? ये प्रश्न बरामदे के उस किनारे से आया था। एक सज्जन उधर के कमरे से अभी अभी बाहर निकले हैं। साफ रंग, उम्र 40 से अधिक नहीं और तीखे नाक के नीचे काफी बारीक से तराशी गई मूछें। और अब उनसे कुछ ज्यादा उम्र के साहब उन्हीं के कमरे में से आकर उनके पास खड़े हो गए हैं। उनके हाथ में एक वैसी ही लाठी है जैसी हमने जोधपुर के बाजार में देखी थी। बदन पर एक ढीला ढाला काला सूट पहन रखा है। ये दोनों लोग किस प्रांत के हैं ये नहीं मालूम। पता चला कि उनमें से दूसरे साहब लंगड़ा रहे हैं और इसीलिए उनको लाठी की जरूरत है। फेलुदा ने कहा एक बार किला देख लें तो अच्छा रहता। कम अलॉन्ग विद अस, वी आर गोइंग दैट वे। फेलुदा क्षण भर के लिए न मालूम क्या सोचकर उनके संग जाने को राजी हो गए।
थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। हम लोग मोटर की तरफ जाने लगे तो लालमोहन बाबू ने फुसफुसाकर कान में कहा, कहीं ये लोग भी चलती मोटर से उतार तो नहीं देंगे। गाड़ी किले की तरफ बढ़ी। लाठी वाले साहब ने पूछा, आर यू फ्रॉम कैलकाटा? फेलुदा ने कहा, हाँ। बाईं तरफ बालू के टीलों के उस पार दूर देवी कुंड के जैसे ही कुछ स्मृति स्तंभ दिख रहे थे। फेलुदा ने कहा कि ऐसी छतरियां राजस्थान के सभी शहरों में देखने को मिल जाएंगी। फेलुदा उन दोनों सज्जनों के साथ पीछे बैठे थे। यकायक गर्दन घुमाकर पीछे देखा और हमारे ड्राइवर से बोले, रोके रोके। हमने गाड़ी एक तरफ रोकी तो हमारी दाहिनी तरफ एक टैक्सी आकर रुकी और उसी स्टीयरिंग पर बैठे गुरबचन सिंह ने हंसकर सलाम किया। हम तीनों नीचे उतर गए और फेलुदा ने अंग्रेजी में उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि हमारी टैक्सी रास्ते में खराब हो गई थी, वो आ गई है। गुरबचन ने बताया कि सवेरे 6:30 बजे एक परिचित टैक्सी जैसलमेर से आ रही थी, उसी से स्पेयर मांग लिया। बता रहा था कि वे 2 घंटे में कोई 90 मील तय कर आया है और यहाँ आकर पेट्रोल पंप पर खड़ा हो गया था और हमारी काली एम्बेसडर देखते ही पीछे पीछे चला आ रहा है। और थोड़ी दूर चलते ही हम लोग एक बाजार के बीच पहुंच गए। चारों तरफ दुकानें खचाखच खड़ी हैं। लाउडस्पीकर पर हिंदी फिल्म का गाना चल रहा है और एक छोटे से सिनेमा घर के बाहर हिंदी की फिल्म का इश्तिहार लगा है। आप किला देखना चाहते हैं? फेलुदा ने हाँ बोलते ही उसने टैक्सी रोक दी। ये है किले का गेट। दाईं तरफ मुड़कर देखा तो एक विराट फाटक दिखाई पड़ा और तब पत्थरों की बनी एक सड़क की चढ़ाई एक दूसरे फाटक तक पहुंचती दिखी। ये देखकर समझ में आया कि ये बाहर का फाटक है और दूसरा भीतर का असली गेट। दूसरे गेट के पीछे जो चढ़ाई उड़ती दिखी थी उसी पर खड़ा है जैसलमेर का सोने का किला। गेट के बाहर एक आदमी खड़ा है। उसे देखकर लगता है कि वे संतरी है। फेलुदा ने उसी से पूछा कि सवेरे कोई बंगाली लोग एक लड़के के साथ किला देखने आए थे क्या? आए तो थे लेकिन अब नहीं है, चले गए हैं। कब गए? कोई आधा घंटा हो गया। क्या गाड़ी से आए थे? हाँ, एक टैक्सी थी। किस तरफ गए हैं बता सकेंगे क्या? संतरी ने पश्चिम की तरफ का रास्ता दिखा दिया। हम उसी रास्ते पर इधर उधर से होते दुकानों के बीच में से गुजरते चलते जा रहे थे। टैक्सी बाजार छोड़कर एक खुली जगह में आ गई। हम लोग इस बीच और कुछ लोगों से पूछकर मालूम कर चुके थे कि दूसरी टैक्सी किस तरफ गई है। साथ ही साथ हम बालू पर टायर के निशान देखते चल रहे थे, जिससे ये निश्चित था कि हम हेमांग हाजरा के पीछे ही चल रहे हैं। गुरबचन सिंह ने कहा, ये मोहनगढ़ जाने का रास्ता है, 1 मील और जा सकते हैं, उसके बाद रास्ता बहुत खराब है। 1 मील भी जाना नहीं पड़ा। कुछ ही दूर गए तो देखा सड़क पर एक तरफ एक टैक्सी खड़ी है। रास्ते के दाईं तरफ थोड़ी दूर तक एक छतविहीन बहुत सारे उजड़े छोटे मकानों की दीवारें घोंसलों की तरह खड़ी थी। मकान सारे पत्थर के बने थे, लेकिन अब केवल खंडहर शेष रह गए थे। लगता था कि ये कोई पुराना गांव है। जैसा ये गांव था ऐसा ही 2-1 गांव मैंने पहले भी देखे हैं। इन सब गांवों से लोग बाग तो बहुत पहले चले गए थे। इनकी दीवारें पत्थर की बनी हैं, इसीलिए अब तक खड़ी हैं। गुरबचन सिंह को वहीं ठहरने को कहकर हम लोग उन मकानों की तरफ चल दिए। सरदार जी तभी दूसरी टैक्सी की तरफ चल दिए, शायद अपने किसी बिरादरी भाई से गप करने के लिए। चारों तरफ डरावनी सी वीरानी और खामोशी है। पीछे की ओर देखने पर दूर पहाड़ पर जैसलमेर का किला खड़ा है। रास्ते के उस पार पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई है। उस घाटी के तले नीचे की तरफ सिलबट्टे की तरह पीले पत्थर एक कतार में खड़े हैं। फेलुदा ने कान में फुसफुसाया, ये योद्धाओं की कब्रें हैं। लेकिन टैक्सी के यात्री लोग कहाँ हैं? मुकुल कहाँ है? डॉक्टर हेमांग हाजरा कहाँ है?
मुकुल को कुछ हो तो नहीं गया। ये ख्याल आते ही कानों में एक आवाज आई। आवाज अभी भी काफी धीमी थी, लेकिन कान दे तो सुनी जा सकती है। खट खट खट। पूरी सावधानी से बिना कोई आवाज किए मैं 2-4 कदम आगे बढ़ा तो एक चौराहे पर आ गया। हम लोग अभी 2 रास्तों के बीच खड़े हैं। आवाज दाहिनी तरफ से आ रही है। रास्ते के दोनों ओर 10-12 मकानों की कतार खड़ी है। उनकी दीवारें सिर्फ दरवाजों के खांचे के साथ खड़ी हैं। हम लोग दाहिनी तरफ के रास्ते पर दबे पांवों आगे बढ़ने लगे। फेलुदा ने दांतों के बीच से एक अस्फुट आवाज निकालते हुए कहा, रिवॉल्वर। और इसके साथ ही उनका अपना हाथ भी कोट में चला गया। यकायक खच पच की एक आवाज सुनते ही चौंक कर हम लोग थम गए और इसके तुरंत बाद देखा बाईं दीवार के बीच से मुकुल दौड़ता हुआ बाहर आया और हम लोगों को देखकर वह और भी तेज दौड़ता हुआ आया। फेलुदा से लिपट गया। वह हाफ रहा था और उसका चेहरा डर से फक हो गया था। मैं पूछने ही वाला था कि क्या हो गया, लेकिन फेलुदा ने होंठ पर उंगली रखकर मुझे चुप कर दिया। फुसफुसाकर कहा, थोड़ी देर इसे संभालो। और मुकुल को लालमोहन बाबू के जिम में सौंपते हुए वे उधर ही चले गए जहां से मुकुल निकल कर आया था। मैं भी उनके पीछे चल दिया। आगे बढ़ते रहे तो आवाज भी बढ़ती गई। ऐसा लगा कि कोई पत्थर हिला डुला रहा है। खट 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 खट। मकान के पास पहुंचे तो फेलुदा दीवार से सट गए। 3 कदम आगे बढ़ते ही दरवाजे के खांचे से हाजरा दिखाई दिए। उस कमरे में देखा तो वे हमारी तरफ पीठ किए पागलों की तरह पत्थरों के एक टीले में से एक एक पत्थर निकालकर एक तरफ रख रहे थे। हम लोग दरवाजे के पास खड़े होकर उनको देख रहे हैं। इसका उन्हें कोई होश नहीं था। फेलुदा हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए डॉक्टर हाजरा की तरफ एक कदम बढ़े। अचानक ऊपर से फड़फड़ाहट की आवाज आई। एक मोर देहरी के ऊपर से नीचे कूद पड़ा। जमीन पर पहुंचते ही मोर तीर की तरह आगे बढ़ा और उकड़ू बैठे डॉक्टर हाजरा के बाएं कान पर उसने जबरदस्त झपट्टा मारा। चोट से चिल्लाकर झट से उन्होंने अपना बायां कान पकड़ लिया और इसके साथ ही उनके सफेद कमीज की आस्तीन खून से लाल हो गई। मोर अब भी झपट्टे मारता चला जा रहा था और डॉक्टर हाजरा बचकर उस कमरे से बाहर भाग जाना चाहते थे। वे जैसे ही लपक कर दौड़े तो हम लोग दरवाज़ा छोड़कर एक तरफ हो गए, लेकिन हमें देखते ही वे ऐसे चौंके जैसे भूत को देखकर कोई चौंकता है। मोर ने उनको मारते मारते बाहर निकाल दिया। छुपे खजाने पर मोर का अड्डा होगा और वहां उसके अंडे होंगे, ये शायद आप सोच नहीं पाए थे, यही ना? फेलुदा के स्वर में लोहे सी सख्ती आ गई और उनका रिवॉल्वर डॉक्टर हाजरा की तरफ तन गया था। ये समझ में आ रहा था कि डॉक्टर हाजरा ही बदमाश हैं और इसकी सज़ा का चमत्कार भी उन्होंने देख लिया, लेकिन बाकी सब कुछ अभी तक इतना अस्पष्ट था कि सिर चकरा जाता है। एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। डॉक्टर हाजरा अभी भी ज़मीन पर उकड़ू पड़े हैं। उनकी गर्दन धीरे धीरे फेलुदा की तरफ मुड़ गई और अपने बाएं हाथ से वे खून से सने रुमाल से कान को दबाए हैं। फेलुदा बोले, और कोई आशा अब नहीं बची है, जानते हैं, दोनों तरफ के रास्ते अब बंद हो गए हैं। फेलुदा की बात पूरी होने से पहले ही डॉक्टर हाजरा उठकर पागल की तरफ उल्टी दिशा में दौड़ पड़े। फेलुदा ने रिवॉल्वर नीचे कर लिया। भाग निकलने का सचमुच ही कोई रास्ता नहीं था। उल्टी तरफ जहां वे दौड़े उस तरफ से हमारे 2 परिचित चले आ रहे हैं, जिनके हाथ में लाठी नहीं है। उन्होंने लपक कर क्रिकेट के बॉल की तरह डॉक्टर हाजरा को बगल में दबा लिया। लाठी वाले साहब अब फेलुदा की तरफ आ गए। फेलुदा ने बाएं हाथ में रिवॉल्वर ले लिया और दायां हाथ उन साहब की तरफ बढ़ाकर बोले, आइए डॉक्टर हाजरा। हाँ, ये डॉक्टर हाजरा है। वे साहब फेलुदा से हाथ मिलाकर बोले, और आप शायद प्रदोष मित्र हैं? जी हाँ, ये नागरा जूता पहनने से आपके पाँव में जो फफोले पड़े हैं शायद अभी तक ठीक नहीं हुए। असली डॉक्टर हाजरा हंसकर बोले, परसों सुधीर बाबू को ट्रंक कॉल किया था। उन्होंने बताया कि आप यहाँ आए हैं और जो हुलिया उन्होंने बताया उससे आपको पहचानने में कोई असुविधा नहीं हुई। आइए आपसे परिचय कराऊं, ये है इंस्पेक्टर राठौर।
और वो? फेलूदा ने हथकड़ी पहने, मोर की चोट खाए, सिर झुकाए खड़े उन साहब की तरफ इशारा किया। और ये शायद भवानंद है। यस, डॉक्टर हाजरा बोले, उर्फ अमीनाथ बर्मन, उर्फ पारमन, विजिट ऑफ द ईस्ट। भवानंद अब राजस्थान पुलिस की हिरासत में है। उस पर डॉक्टर हेमांग हाजरा की हत्या करने की कोशिश, उनकी चीजें चुरा लेने और नकली हेमांग हाजरा बन बैठने आदि के आरोप हैं। मैं डाक बंगले के बरामदे में बैठा ऊंटनी के दूध की कॉफी पी रहा हूं। फेलूदा असली डॉक्टर हाजरा की तरफ मुड़कर बोले, भवानंद शिकागो में क्या वास्तव में कपट कर रहा था? अखबारों में छपी खबरें क्या सही थी? हाजरा बोले, 16 आने सच्ची। भवानंद और इसके सहयोगियों ने कितने देशों में कितनी बदमाशी की है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बावजूद शिकागो में इसके और कई किस्से हैं। अपने पाखंड के साथ मुझे भी मुफ्त में बदनाम कर रहा था, इसलिए मेरे काम में भी कई सारी मुश्किलें आ रही थी। इससे परेशान होकर आखिर एक कड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन ये 4 साल पहले की बात है। ये लोग कब भारत लौटे मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ 3 महीने पहले लौटा हूँ। सुधीर बाबू की दुकान में गया था और वहां उनके लड़के की बात सुनी तो मैं उसे देखने गया। उसके बाद की बात तो आप जानते ही हैं। मैंने जब मुकुल को लेकर राजस्थान चलने की बात तय की, तब तो मैं सोच भी नहीं पाया था कि मेरे पीछे कोई आदमी लग जाएंगे। एक ही पत्थर से 2 शिकार कौन नहीं करना चाहेगा, फेलूदा ने कहा। एक तो छुपे खजाने की आशा और दूसरा आपसे बदला निकालना। अच्छा, कलकत्ता में इन लोगों से आपकी मुलाकात नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। पहली मुलाकात बांदीकुई स्टेशन के रिफ्रेशमेंट रूम में हुई थी। यदि मैं आगरा में एक दिन रुकता तो ट्रेन में इन लोगों से मुलाकात नहीं होती। उन लोगों ने खुद आकर मुझसे बातचीत शुरू की। आप पहचान नहीं पाए? कैसे पहचानता? शिकागो में तो ये साहब दाढ़ी मूछ वाले महर्षि महेश बने फिरते थे। उसके बाद हम लोगों के साथ एक ही टेबल पर खाना खाया, जादू दिखाकर मुकुल के साथ दोस्ती गांठी। फिर हमारे साथ ही हमारे ही डिब्बे में आ चढ़े। किशनगढ़ से उतरकर मुकुल को किला दिखाएंगे, ये पहले ही तय हो चुका था। लेकिन ये लोग भी उतरकर साथ हो लेंगे, ये नहीं समझा था। मैं किले में पहुंचा तो ये लोग भी पहुंचे। ये पूरी तरह से निर्जन स्थान था और ये चोर की तरह आए, छुपे छुपे मौके की ताक में रहे। मौका मिला और पहाड़ के ऊपर से मुझे नीचे धकेल दिया। लुढ़कता लुढ़कता कोई 100 फीट नीचे गया और एक झाड़ी में अटक कर बच गया। कपड़े उतार कर दिखाऊं तो देखेंगे कि सारा शरीर छिल गया। जो भी हो, उस झाड़ी के पास मैं करीब घंटे भर तक बैठा रहा। मैं उन लोगों को ये महसूस करा देना चाहता था कि अब विपत्ति टली, ताकि वे बेफिक्र होकर मुकुल को लेकर खिसक जाए। जब तक स्टेशन पहुंचा तब तक आने वाली मारवाड़ की ट्रेन आ चुकी थी। उसी में मुकुल भी चला गया और मेरा सारा बोरी बिस्तर भी, और ये दोनों धुरंधर भी। इससे वे मेरा ये रास्ता भी बंद कर गए कि मैं लोगों को अपनी सही पहचान बता सकूं। मुकुल को उन लोगों के साथ जाने में कोई ऐतराज नहीं हुआ? डॉक्टर हाजरा हंस पड़े। अब तक मुकुल को नहीं पहचाना आपने? अपने माँ बाप के साथ ही जब उसका लगाव नहीं है तो 2 अनजान लोगों के साथ वे कोई भेद क्यों बरतेगा? भवानंद ने उससे कहा कि उसे सोने का किला दिखाएंगे और बस, फिर क्या था? जो भी हो, निराश तो मैं नहीं हुआ बल्कि जिद पर चढ़ गया। पैसे का बटुआ साथ ही था, इसीलिए फटे कपड़ों की गठरी बना ली और नई राजस्थानी पोशाक पहनकर मैं राजस्थानी बन गया। अब नागरा पहनने का आदी मैं नहीं था, इसीलिए पैर में फफोले पड़ गए। दूसरे दिन किशनगढ़ में आप लोगों के डिब्बे में आ बैठा। मारवाड़ से एक ही गाड़ी में जोधपुर तक आया। रघुनाथ सराय में ठहरा। शहर में एक परिचित थे, प्रोफेसर त्रिवेदी। शुरू में उनसे कुछ नहीं कहा। ज़्यादा हो हल्ला होने से वे लोग भाग सकते हैं या फिर मुकुल भी डरकर सकपका जाएगा। मैंने ये खुद समझ लिया कि जैसलमेर ही असली जगह है। अब सिर्फ इंतज़ार करना बाकी था। कब भवानंद मुकुल को लेकर जैसलमेर की ओर चल पड़ेगा, और उससे पहले मेरा काम सिर्फ भवानंद और मुकुल पर आंख रखना होगा। उस दिन सर्किट हाउस के बाहर आप ही चक्कर लगा रहे थे? हाँ,
और उससे भी एक झमेला उठ खड़ा हुआ था। मुकुल ने मुझे पहचान लिया था, पहचान कर सीधा मेरी तरफ चला आया था। उसके बाद आप भवानंद का पीछा करते हुए पोखरण की गाड़ी में चढ़े। हाँ, और मज़ेदार बात यह है कि ट्रेन से मैंने देखा कि आप लोग गाड़ी रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि आपको भवानंद पर पहली बार कब शक हुआ? फेलुदा ने हंसकर कहा, भवानंद पर कोई शक हुआ ये कहना गलत होगा। दरअसल शक हुआ डॉक्टर हाजरा पर। जोधपुर में नहीं, बीकानेर में देवी कुंड जाने पर देखा कि महाशय के हाथ पांव बंधे पड़े हैं और उसके ठीक पहले ही मुझे एक दिया सलाई की डिब्बी पड़ी मिली थी। टका छाप दिया सलाई। ये माचिस राजस्थान में तो बिकती नहीं। उसके बाद महाशय को इस हालत में देखकर मैं समझ गया कि जिस साहब की वे माचिस थी उन्हीं का ये कुकर्म भी था। लेकिन फिर ये भी देखा कि यहाँ तो बांधने में भी कोई गड़बड़ है। एक आदमी के हाथ पांव दोनों एक साथ बंधे हों तब तो उसकी विवशता समझ में आती है, लेकिन हाथ ही अगर सिर्फ पीछे की ओर बंधे हों तो अकल से थोड़ा काम लेकर हाथों को पांवों के नीचे से निकाला जा सकता है और हाथ सामने लाकर खोलने का प्रयत्न किया जा सकता है। ये समझ में आया कि महाशय ने खुद ही ये काम किया था। अब ये सब समझते हुए ही मैं सोच रहा था कि क्या डॉक्टर हाजरा ही असली अपराधी है। आखिर में आज गाड़ी में आपके पैड पर भवानंद द्वारा लिखी हुई चिट्ठी देखते देखते मेरी आंखें खुल गई। वो कैसे? कागज पर जो नाम छपा है उसमें जे से हाजरा लिखा गया है और चिट्ठी के नीचे जो दस्तखत किए हैं वहां पर जेड लिखा है। इसी से ये तय हो गया कि ये हाजरा असली हाजरा नहीं है। लेकिन ये साहब फिर कौन हुए? जरूर ही ये उन्हीं लोगों में से एक होंगे जो कलकत्ते में नीलू को पकड़ कर ले गए थे। और दूसरे सज्जन मंदार बोस, जिनके दाहिने हाथ का एक नाखून बड़ा है और जिनके मुंह में सिगार की बू मैंने भी पाई है और नीलू ने भी पाई थी। लेकिन तब असली हाजरा कौन आदमी है और अब वे कहाँ हैं? इसका जवाब एक ही हो सकता है। हाजरा वही है जिन्होंने नागरा पहनकर पावों में छाले डाले थे। किशनगढ़ में हम लोगों के साथ एक डिब्बे में चढ़े थे, सर्किट हाउस और बीकानेर के किले के आसपास घूम रहे थे और जैसलमेर के डाक बंगले में लाठी लिए हुए लंगड़ा रहे थे। डॉक्टर हाजरा बोले, सुधीर बाबू ने आपको सूचना देकर बहुत ही बुद्धिमानी का काम किया है, क्योंकि मैं अकेला इनसे नहीं निपट सकता था। भवानंद के असिस्टेंट को तो आप लोगों ने मजा चखाया। अब उनके हाथ में हथकड़ी पड़ते ही 16 कलाएं संपन्न हो जाएंगी। फेलुदा लालमोहन की तरफ देखकर बोले, मंदार बॉस पर पहला शक करने के पीछे इनका काफी कंट्रीब्यूशन है। लालमोहन बाबू इस बीच कई बार कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। आखिर उन्होंने कह ही दिया, अच्छा, उस छुपे खजाने का चक्कर क्या रहा? वहां जो मोर उसकी रखवाली कर रहा है उसे करते रहने दीजिए। डॉक्टर हाजरा ने कहा, उससे ज्यादा छेड़ने से क्या हालत होती है ये तो आपने देख ही लिया। फेलुदा ने कहा, फिलहाल आपके पास मेरा जो गुप्त धन रखा है उसे तो वापस करिए, लेकिन जिस तरह से आपका कोट कमर पर ऊपर चढ़ गया है उससे इसे अब और अधिक गुप्त नहीं कहा जा सकता। लालमोहन बाबू ने अनमने भाव से मंदार बॉस की पिस्तौल निकालकर फेलुदा को थमा दी। उसे हाथ में लेकर फेलुदा थैंक यू कहते हुए यकायक गंभीर हो गए। मालूम नहीं क्यों। उसके बाद पिस्तौल को घुमाकर इधर उधर से देखकर बड़बड़ाए, बलिहारी हो मिस्टर ट्रॉटर, आपने तो प्रदोष मित्र को भी धोखा दिया। क्या हुआ? हम सभी एक साथ बोले, अरे ये तो एकदम नकली है, मेड इन जापान। मैजिशियन लो स्टेज पर ऐसा ही रिवॉल्वर इस्तेमाल करते हैं। और सब एक साथ हंस पड़े। इससे पहले ही फेलुदा के हाथ से रिवॉल्वर लेकर जटायु बोले, दिस इज फॉर माई कलेक्शन एंड एज अ स्मृति चिन्ह ऑफ आवर पावरफुल एडवेंचर इन राजस्थान। थैंक यू सर।